नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। सीरिया में 2 ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। अलकायदा और आईएसआईएस के 37 आतंकी ढेर। अलकायदा ग्रुप का टॉप लीडर भी मारा गया। कौन होगा हिजबुल्लाह का अगला चीफ? बचपन से नसरल्लाह के साथ रहे सैफुद्दीन का नाम सबसे आगे, कासिम भी रेस में। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर भारत से पाकिस्तान तक प्रदर्शन। लखनऊ में आधी रात सड़कों पर उतरे 10,000 लोग। कराची में पुलिस पर हुआ पथराव। इजराइल ने अपने एक और दुश्मन का किया खात्मा। लेबनान में एयर स्ट्राइक के दौरान हमास कमांडर फतेह शेरिफ ढेर। सुनीता विलियम्स को वापस लाने पहुंचा स्पेसएक्स का रॉकेट। 2 एस्ट्रोनॉट भी साथ गए। 6 जून से आईएसएस पर फंसे हैं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। जापान में इसी महीने होंगे आम चुनाव। होने वाले प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने किया तारीख का ऐलान। जापान के होने वाले नए पीएम ने चीन को सबक सिखाने के लिए बनाया प्लान। एशियाई देशों से की नाटो जैसा एक नया समूह बनाने की मांग। पाकिस्तानी युवाओं पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। शहबाज शरीफ सरकार ने किया 1.5 लाख सरकारी नौकरियों को खत्म करने का ऐलान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ 3 नए मामले दर्ज। हत्या का प्रयास और धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप। श्रीलंकाई नौसेना ने 17 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। मछली पकड़ने के लिए सीमा पार करने का लगाया आरोप। और अब आज की बड़ी खबर। नेपाल में कुदरत का कहर। बाढ़ और भूस्खलन से 200 लोगों की मौत। जीवित बचे लोगों तक पहुंचने के लिए जिपलाइन और नावों का इस्तेमाल कर रही हैं बचाव दल की टीमें। नेपाल में कई दिनों से हो रही भारी मानसूनी बारिश के चलते इस पूरे हिमालयी देश में बाढ़ और भूस्खलन के हालात पैदा हो गए हैं, जिससे लगभग 200 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कम से कम 30 लोग लापता हैं और कई इलाकों में बड़ा विनाश हुआ है। नेपाल की राजधानी से आई तस्वीरों में दक्षिणी काठमांडू और आसपास के शहरों के ज्यादातर हिस्से पानी में डूबे हुए या मोटी मिट्टी में दबे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से देश की प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और भूस्खलन से सैकड़ों घर नष्ट हो गए हैं, राजमार्ग कट गए हैं और बिजली की लाइनें गिर गई हैं। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु संकट की वजह से मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव का नतीजा है। नेपाल में पिछले शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ आई और जगह जगह भूस्खलन हुआ। नेपाल पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि लगातार हो रही बारिश, बाढ़ और भूस्खलन और पानी भर जाने की वजह से कम 192 लोग मारे गए हैं और इस आपदा में देश भर से लगभग 194 लोग घायल हुए हैं। हालात को देखते हुए नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह ने रविवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें भारी बारिश की वजह से आई आपदा के दौरान बचाव, राहत और पुनर्वास प्रयासों को तेज करने का फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत के कामों के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों ने अब तक तकरीबन 4,500 आपदा प्रभावित लोगों को बचाने का काम किया है। घायलों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है और बाढ़ से प्रभावित बाकी लोगों को खाने और दूसरी इमरजेंसी राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक प्राकृतिक आपदा के बाद काठमांडू में सैकड़ों लोग खाने की चीज़ों की कमी, साफ पानी की कमी और गंदगी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। भूस्खलन के चलते प्रमुख सड़कों के टूटने की वजह से देश के दूसरे जिलों और भारत से सब्जियों की सप्लाई में भी रुकावट आई है, जिससे बाजार में कीमतें भी बढ़ गई हैं। नेपाल के काठमांडू पोस्ट अखबार की एक खबर के मुताबिक पूरे देश में कई सड़कें बुरी तरह से टूट गई हैं और राजधानी काठमांडू की तरफ जाने वाली सभी सड़कें खराब हो गई हैं, जिससे हजारों लोग रास्तों में फंसे हुए हैं।
नेपाली गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी ने कहा कि यातायात बहाल करने के लिए बाधित राजमार्गों को साफ करने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंट डेवलपमेंट की एक खबर में कहा गया है कि शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से में लगातार बारिश के बाद काठमांडू की मुख्य नदी बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। शनिवार को खबर में कहा गया कि असाधारण रूप से तीव्र बारिश का कारण बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र और मानसून ट्रफ पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ कम दबाव वाला इलाका है। इस वजह से हिमालय पर्वतमाला के पूर्व पश्चिमी भाग और खासी जयंतिया पहाड़ियों के उत्तर दक्षिण भाग में असामान्य बारिश होने का अंदेशा है। अब आपको नेपाल में बाढ़ की वजह भी बता देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु में तेजी से हो रहे बदलाव की वजह से एशिया भर में बारिश की मात्रा और समय में बदलाव हो रहा है और साथ ही बाढ़ के असर में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह पर्यावरण में बदलाव है, जिसमें खास तौर से बाढ़ के मैदानों में गैर नियोजित निर्माण भी बड़ी वजह है। इसके चलते पानी के ठहराव और निकासी के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से देश के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई राजमार्ग और सड़कें बाधित हो गई हैं, सैकड़ों मकान और पुल टूट गए हैं या बह गए हैं और सैकड़ों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है। और अब अगली खबर में आपको बताते हैं कि नसरल्ला को मारकर क्या संदेश दे रहा है इजराइल। इजरायली सेना लेबनान में बेहद आक्रामक तरीके से तेजी के साथ सैन्य अभियान को अंजाम दे रही है। यही वजह है कि महज 10 दिन में ही इजराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी लेबनान पर इजरायली हवाई हमले जारी हैं, लेकिन अभी तक हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों को नहीं छुड़ाया जा सका है, जिसे लेकर इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नाराजगी है और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेबनान में जारी मिलिट्री ऑपरेशन में हिजबुल्लाह चीफ को मार गिराने के बाद इजराइल अब यमन के हूती विद्रोहियों को निशाना बना रहा है। यानी संकेत साफ हैं कि किसी भी दुश्मन के साथ कोई रियायत नहीं होगी। मिडिल ईस्ट में अलग अलग मोर्चों पर जारी ये सैन्य संघर्ष न सिर्फ इजराइल के युद्ध लड़ने की ताकत को दिखाते हैं, बल्कि उसने इसके जरिए कई बड़े संदेश भी दिए हैं। पहला संदेश ये है कि दुश्मन कहीं भी हो, उसे मार गिराने की ताकत इजराइल के पास है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में कहा था कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां इजराइल पहुंच ना सके। इसके कुछ ही देर बाद इजरायली सेना ने उनके इस दावे को पूरा भी कर दिखाया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में ही उसके चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। इस हमले के करीब 2 महीने पहले ही तेहरान में राजकीय मेहमान बनकर पहुंचे हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के लिए भी इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके अलावा हिजबुल्लाह कमांडर फुवाद शुक्र हो या हमास के अल कस्साम ब्रिगेड चीफ मोहम्मद दाइफ, इजराइल ने आसानी से चुन चुनकर अपने दुश्मनों का खात्मा किया है। दूसरा संदेश ये है कि गाजा में हमास के खात्मे तक जंग नहीं रुकेगी। नेतन्याहू ने गाजा जंग को लेकर साफ कर दिया है कि जब तक हमास के लड़ाके सरेंडर नहीं करते, तब तक गाजा में लड़ाई जारी रहेगी। अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में कई दौर की बातचीत के बावजूद गाजा में सीज फायर को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। लेबनान में इजरायली हमलों के बाद अब इसकी गुंजाइश भी कम ही नजर आ रही है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद जब अगले दिन इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, तभी से हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल में हमले शुरू कर दिए थे। हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक इजराइल गाजा में हमले नहीं रोकता, तब तक वो इजराइल को निशाना बनाता रहेगा। लेकिन अब जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में भी गाजा जैसी कार्रवाई शुरू कर दी है, तो इससे संदेश साफ है कि फिलहाल ये जंग रुकने वाली नहीं है। इजराइल का तीसरा संदेश ये है कि ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर हमले और ज़्यादा बढ़ेंगे।
गजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के बाद अब इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों को अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में ईरान के प्रॉक्सी गुटों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई और तेज होगी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूएनजीए में ईरान समर्थित गुटों की तरफ से 7 मोर्चों पर हमले का जिक्र किया था। यानी अब इन सभी मोर्चों पर मौजूद दुश्मन के खिलाफ इजराइल कार्रवाई कर सकता है। यमन में शुरू किए गए हवाई हमले इसी का हिस्सा मालूम पड़ते हैं। चौथा संदेश ये है कि इजराइल पर ईरान की धमकियों का कोई असर नहीं है। गजा में जंग की शुरुआत से ही ईरान इजराइल की कार्रवाई की आलोचना करता रहा है। तेहरान में इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने की धमकी भी दी थी, लेकिन ईरान की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उधर इस्माइल हानिया की मौत के करीब 2 महीने बाद ही इजराइल ने ईरान के चहेते और शिया नेता हसन नसरल्लाह को भी मार गिराया है। यानी ईरान की कोरी धमकियों से इजराइल को कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। इजराइल एक एक करके अपने दुश्मनों और ईरान के करीबियों को निपटाता जा रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से अब तक सिर्फ बयानबाजी ही देखने को मिली है। उसने सैन्य और कूटनीतिक तौर पर ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है जिससे इजराइल को कोई नुकसान पहुंचा हो। और 5वां संदेश ये है कि इजराइल में सरकार विरोधियों को करारा जवाब दिया जा रहा है। नेतन्याहू और उनकी सेना ने लेबनान में की गई कार्रवाई से महज ईरान और उसके समर्थित गुटों को ही संदेश नहीं दिया है, बल्कि इजराइल के अंदर मौजूद सरकार विरोधियों के लिए भी ये करारा जवाब माना जा रहा है। हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों को अब तक छुड़ाया नहीं जा सका है। इसके चलते इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध और नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं सरकार में शामिल बेन ग्वीर जैसे दक्षिणपंथी नेता भी लगातार नेतन्याहू पर हमलावर हो रहे हैं। विपक्षी नेता बार बार आरोप लगा रहे हैं कि नेतन्याहू हालात को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं, लेकिन लेबनान में महज 10 दिनों की कार्रवाई में ही हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को ख़त्म करने के बाद नेतन्याहू सरकार ने अपने विरोधियों को एक करारा जवाब दिया है। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।